आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों का ARU के स्टडी पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। हम लोग ने अभी तक काफ़ी वीडियो देख चुके हैं दोस्ती, और आज मैं एक बार पुनः आपके लिए हिंदी की वीडियो लेकर आया हूँ। हिंदी की यदि आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी दोस्तों, तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। ये हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले दोस्तों। जैसे आप लोग सभी जानते हैं, एग्जाम में 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है ना। कंपटीशन एग्जाम में ग्रुप सी की ग्रुप 2 की एग्जाम में 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, और उसी की प्रिपरेशन मैं यहाँ पर आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे पहले लिपि की बात करते हैं दोस्तों। लिपि का शाब्दिक अर्थ है लिखावट। जिस चीज़ को हम लिखते हैं ना, उसको लिखावट बोलते हैं। ठीक है, भाषा के ध्वनि संकेतों को जिनके द्वारा दर्शाएंगे उन्हें लिपि कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। भाषा के ध्वनि संकेतों को, जब भाषा के ध्वनि संकेत है ना दोस्तों, जिनके द्वारा दर्शाए जाएंगे उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि क्लियर हो गया। लिपि की परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो लिपि की यहाँ पर डिफिनेशन क्या है? लिपि का शाब्दिक अर्थ है लिखावट। यहां तक बात क्लियर होगी। भाषा के ध्वनि संकेतों को जिनके द्वारा दर्शाएंगे उन्हें लिपि कहते हैं। अब आगे देख लीजिए, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, और ये बात पूछी भी जाती है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी की लिपि कौन सी है दोस्तों? अंग्रेजी की लिपि है रोमन। ठीक है, और पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। और वैसे ही उर्दू की लिपि कौन सी है दोस्तों? फारसी लिपि है। यहां तक बात क्लियर होगी। आगे देख लीजिए, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, कोंकणी, इसकी जो लिपि है दोस्तों वो है देवनागरी। इतनी जो भाषाएं हैं, हिंदी की, संस्कृत की, नेपाली और कोंकणी, इन पांचों की भाषा जो है दोस्तों देवनागरी क्या है? इनकी लिपि है। आई बात समझ में? अब देख लीजिए, यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बना रखा है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिला लिपि या कुटिल लिपि बोल सकते हैं, प्राचीन नागरी और देवनागरी। ठीक है, ये है यहाँ पे। अब क्या होता है कि क्या पूछता है कि देवनागरी लिपि का स्रोत क्या है? इतने सारे ऑप्शन दे देगा और पूछेगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का स्रोत क्या होगा दोस्तों? ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। यानी देवनागरी लिपि की जो उत्पन्न हुई है दोस्तों, वो ब्राह्मी लिपि से हुआ। ये आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ब्राह्मी लिपि से इसका मेन स्रोत है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे देख लीजिए, क्या बोल रहा है कि देवनागरी लिपि का प्रथम उल्लेख गुजरात के राजा जयभट्ट शाह के शिलालेख में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। ठीक है, इसको याद रखना है कि ये पूछा जाता है कि गुजरात के राजा जो जयभट्ट शाह है दोस्तों, उनके जो शिलालेख है उनमें सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट कर लो इसको सबसे पहले। गुजरात के राजा जयभट्ट शाह, उनके जो शिलालेख हैं, उनके शिलालेख में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे देख लीजिए, विश्व हिंदी सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें यहां पर, यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। बिल्कुल है, जिसमें साहित्यकार, अब ये याद रखने वाला पॉइंट है, साहित्यकार, पत्रकार, विषय विशेषज्ञ, हिंदी प्रेमी आदि शामिल होते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कोई भी समारोह होता है उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, है ना। उसी प्रकार विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, ये याद रखने वाली बात है। और कौन कौन इसमें शामिल होते हैं? साहित्यकार शामिल होता है, पत्रकार शामिल होता है, विषय विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट जो विषय के होते हैं ना दोस्तों, वो भी शामिल होते हैं, और खासकर हिंदी प्रेमी वो शामिल होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आदि लोग इसमें शामिल होते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? और विश्व हिंदी सम्मेलन में इतने सारे लोग शामिल होते हैं। अब आगे देख लीजिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम
क्या थी, है ना। प्रथम, यहाँ पर 2 प्रकार के सम्मेलन आएंगे, उनके डिस्कशन हम आगे करेंगे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या थी? थीम का मतलब होता है बोध वाक्य। तो इसकी जो थीम थी दोस्तों वो है वसुधैव कुटुंबकम। और ये पूछा जाता है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसकी जो थीम क्या थी, उसका बोध वाक्य क्या था? तो वो था वसुधैव कुटुंबकम। क्लियर हो गया? आगे देख लीजिए। अब ये पूछ रहा है कि हिंदी सम्मेलन कब हुआ, पूछेगा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ। यानी अब सबसे पहले क्या हुआ कि 10 जनवरी 1975 यानी 10 जनवरी 1975 को वर्धा, नागपुर, वर्धा कहाँ पड़ता है? नागपुर में पड़ता है, राष्ट्रीय प्रचार समिति नागपुर के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी थी दोस्तों। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये पूछेगा, क्या पूछेगा कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ ना, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, या ऐसा पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ। तो ये हुआ 10 जनवरी सबसे पहले 1975 में। यहाँ तक बात क्लियर होगी। दूसरा क्या पूछेगा कि इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम यानी बोध वाक्य वो था इसका वसुधैव कुटुंबकम। क्लियर हो गया? आगे देख लीजिए। अब यहाँ पर कुछ नोट्स हैं जो एकदम याद रखने हैं। खड़ी बोली के कौरवी नाम किसने दिया? खड़ी बोली को कौरवी नाम ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम किसने सुझाया था? ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। आप लोगों ने एक एक करके, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने भी ऐसी नोट्स बना के पढ़ने हैं। नोट्स बना के क्या होता है दोस्तों, हमारा माइंड उसको जल्दी कैप्चर कर लेता है। समझ रहे हैं बात को? भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम राजा राम मोहन राय ने सुझाया है। आगे देख लीजिए। भोजपुरी भाषा का भारतेंदु भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसलिए मैंने यहाँ पर लिए हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और ये पूछे जाते हैं 1-1 नंबर की हिंदी में। 20 नंबर की हिंदी में जब एग्जाम में पूछी जाती है तो ये फैक्ट पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है? भोजपुरी भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। आगे देख लीजिए। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा। अपभ्रंश जो भाषा है उसको पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने उसको क्या कहा? अपभ्रंश को पुरानी भाषा कहा है। क्लियर हो गया? 1-1 नंबर के फैक्ट हैं, याद रखने वाली बात है। ठीक है, आगे देख लीजिए। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्र में जो हिंदी का संस्थान है दोस्तों वो आगरा में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट लिखे हैं दोस्तों, इनको आप लोग इस वीडियो का यदि 2 बार देख लेते तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएंगे। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप लोग किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं ना तो उसका एक बार रिवीजन जरूर कीजिए, बिना रिवीजन का आपको याद नहीं होगा। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। क्लियर हो गया? अब आगे देख लीजिए। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा। ठीक है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव, संविधान सभा आगे पढ़ेंगे, कुछ मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, हिंदी को जो राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा ना दोस्तों, वो किसने रखा कि हिंदी को क्या करना है? सबसे पहले हमने अपनी क्या करनी है? राजभाषा बनानी है। तो इसका जो प्रस्ताव रखा वो रखा गोपाल स्वामी अयंगर जी ने। क्लियर हो गया? आगे देख लीजिए। नेक्स्ट आता है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में वाराणसी में हुई। इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं ये, 1-1 नंबर के फैक्ट हैं दोस्तों। हिंदी की जो बेसिक फैक्ट है उसके बाद हम आगे डीपली पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक फैक्ट है 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं वो यही सारे हैं। ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में वाराणसी में हुई। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ये देख लीजिए, हिंदी क्या है दोस्तों, जिसको हम पढ़ते हैं भाषा है, वो किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और पूछ लेगा डायरेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया भाई, बिल्कुल है इंपॉर्टेंट। सीधा पूछे कि निम्नलिखित में से हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी, उर्दू, बहुत सारी 2-3 भाषाएं दे देगा, ऑप्शन में डाल देगा फारसी भाषा। ठीक है, तो हिंदी जो है दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर होगी बात? आगे देख लीजिए। प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन। अब साहित्य सम्मेलन आता है भाई, पहले हमने देखा था विश्व हिंदी सम्मेलन, अब आता है प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन। ये समझना है। ठीक है, 1910 में हुआ, मद्रास में हुआ, जिसके सभापति मदन मोहन मालवीय थे। क्लियर हो गया बात? एक होता है विश्व हिंदी सम्मेलन, एक होता है हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसमें साहित्य लिटरेचर जुड़ जाता है,
तो इसलिए हमें इसको याद रखना है। ये हुआ था 1910 में, और जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो 1975 में हुआ था। ठीक है, और इसके जो सभापति थे वो थे मदन मोहन मालवीय। क्लियर होगी बात। अब देख लीजिए, अखिल भारतीय हिंदी संस्थान की स्थापना 1964 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 1964 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। क्लियर होगी बात। 1964 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। अखिल भारतीय हिंदी संस्थान। ठीक, ये पढ़ा हमने। उसके पहले क्या पढ़ा? जस्ट पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन, और उससे पहले क्या पढ़ा दोस्तों? विश्व हिंदी सम्मेलन। ये तीन चार प्रकार के फैक्ट हैं जो याद रखने हैं। एक एक नंबर के पूछे जाने वाले फैक्ट हैं ये। आगे देख लीजिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, और इसकी रचना पौमचरिक राम काव्य है। पौमचरिक राम काव्य किसकी रचना है? तो स्वयंभू की है। सबसे पहले बात ये होगी। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी किसी को कहा जाता है? वो भी स्वयंभू को कहा जाता है। यहाँ पर दो फैक्ट एक साथ जुड़ गए भाई, देख लीजिए। अब इस रचना डाल देगा, पौमचरिक राम काव्य किसकी रचना है? तो वो स्वयंभू की रचना है। क्लियर। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो वो स्वयंभू को कहा जाता है। क्लियर हो गया। आगे देख लीजिए। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1936 वर्धा नागपुर में हुई। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1936 वर्धा नागपुर में हुई। अलग अलग फैक्ट है दोस्तों जो याद रखने होते हैं हमें। ठीक है, तो ये फैक्ट क्या है? एक एक नंबर के फैक्ट हैं, याद रखना। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, और पौमचरिक क्या है? स्वयंभू की रचना है। क्लियर। आगे देख लीजिए। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1936 वर्धा नागपुर में, ये भी हमने क्लियर कर दिया। ठीक है। अब सबसे पहले आता है दोस्तों वर्ण, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका हम मौखिक या लिखित रूप से विखंडन नहीं कर सकते हैं, जैसे क, ख, ग, अ। अब इसको समझिए भाई। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्लियर। वर्ण बोले तो एक अक्षर जिसका हम मौखिक या लिखित रूप से विखंडन नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात का? विखंडन का मतलब तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। जैसे क, आप लोगों ने ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछा जाता है क के नीचे हलंत लगा हुआ ना, इसका मतलब ये आधा क है। ख के नीचे हलंत लगा हुआ, इसका मतलब ये आधा ख है। ग के नीचे हलंत लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? ये आधा ग है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका हम मौखिक या लिखित रूप से विखंडन नहीं कर सकते हैं, जैसे क, ख, ग। समझ रहे हैं बात को? तो इनको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। क्लियर हो गया। आगे देख लीजिए। अब आता है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्ण है, हमने वर्ण पढ़ा। वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है। और इनका जो व्यवस्थित क्रम है दोस्तों, इनको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब देख लीजिए। सबसे पहले उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या, यानी जब हम वर्ण होते हैं हिंदी के अ, आ, ई, उ, ए, आई, है ना। अब इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं, 45 वर्ण होते हैं। किसमें? उच्चारण के आधार पर। ये पूछे जाते हैं भाई, जिसमें से क्या होता है दोस्तों? 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। 10 क्या होते हैं? उसमें स्वर होते हैं। 35 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या क्या होती है? कितनी होती है? 45 होती है। 45 वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर, जिनमें से क्या होता है कि 10 स्वर होते हैं और 35 क्या है? इसमें व्यंजन होते हैं। क्लियर होगी बात। आगे देख लीजिए। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या। अब पहले इसने उच्चारण के आधार पर बोला, यानी हम जब मुख से उच्चारण करते हैं किसी चीज का। ठीक है। अब लिखने के आधार पर बोल रहा है कि लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये 52 है। 52 वर्ण है, जिसमें से क्या है? 13 स्वर है, 35 व्यंजन है, और 4 क्या इसमें? संयुक्त व्यंजन है। ये दिख रहा है ना? 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। आई बात समझ में? तो हमने उच्चारण के आधार पर पढ़ा, लेखन के आधार पर पढ़ा, वर्णों की संख्या पढ़ी। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 45, जिनमें से 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर पढ़ा, जिसमें से 52 होते हैं। ठीक है। उसमें से 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, और 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिनका डिस्कशन हम आगे करेंगे। आराम से पढ़िए दोस्तों, मन लगा के पढ़िए, एकदम खुशी माहौल में पढ़िए।
पढ़ाई हमारे माइंड में तभी आती है दोस्तों जब हमारा माइंड पहले से रिफ्रेश होता है, फ्रेश होता है। आप डिप्रेशन में पढ़ोगे, आपके माइंड में कुछ भी नहीं आएगा। यदि आप खुशी खुशी पढ़ोगे, आप कुछ ना कुछ जरूर उस टॉपिक से याद कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए। यदि आप लोग मोबाइल भी चला रहे हो ना, तो मोबाइल में आप कुछ मत देखिए, ऐसी चीज़ देखिए जिससे आपको नॉलेज मिले। कुछ भी देखो आप कहीं का नॉलेज लो, ठीक है, वर्ल्ड का नॉलेज लो, इंडिया का नॉलेज लो, लेकिन कुछ भी देखो। आप कोई भी टॉपिक देखते हैं, ये रील्स वगैरह मत देखो। ज़्यादातर टॉपिक लेने की कोशिश करो और नॉलेज लेने की कोशिश करो। टॉपिक ऐसा उठाओ जहाँ से नॉलेज मिले। आप मोबाइल से पढ़ो यार, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आपने किताब पढ़नी है। अच्छा अच्छा लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनसे पढ़ो भाई। समझ रहे ना बात को? तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है दोस्तों, जिनको हमें करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर होगी बात? तो ये तो रही आज की वीडियो दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक कीजिए यार, कमेंट कीजिए, साथ शेयर कीजिए उन लोगों तक जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं। क्योंकि मैं भी दोस्तों यहाँ पर बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे हैं बात को? उत्तराखंड में आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली है, जिन वैकेंसी का हम डिस्कशन करेंगे। जैसे ही पता चलेगा वैकेंसी का भरेंगे, उसका फॉर्म भरेंगे दोस्तों। उसकी जो प्रिपरेशन होगी वो कम्प्लीटली आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच सके और आप लोग वीडियो देख सके। ठीक है दोस्तों? यदि आप लोगों को वीडियो में कोई भी फैक्ट लगता है दोस्तों, कोई भी फॉल्ट लगता है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि मैं उसको, आपका जो कन्फ्यूजन है दोस्तों, उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, जो डाउट है उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।